चलिए डालिए चैप्टर 4। अब चैप्टर्स के नाम से मतलब रखो, चैप्टर 4 पहला आपका सॉलिड, दूसरा सोल्यूशन, थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नमस्ते नमस्ते, और फिर फोर्थ नंबर का है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। बहुत फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों की मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, है ना, लगेगा कुछ पढ़ा है ना। बहुत अब मतलब इंटरेस्टिंग तो सभी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत मज़ेदार है, लगेगा आपने कुछ पढ़ा है, आपको अंदर से खुशी होगी पढ़ने के बाद। चलिए चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, देखो है क्या इसका मतलब चैप्टर का। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना, तो चैप्टर बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा, एक लाइन से पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे। 8 नंबर के न्यूमेरिकल 100% आने हैं ना, ध्यान रखिएगा, इस साल से पक्का है, ध्यान रखिएगा। तो देखो ये चैप्टर आया कहाँ से है, ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है, कुछ मतलब नहीं, कहानी सुना रहे, सुन लो लिख लो। काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है रेट, और भैया ये चैप्टर रेट पे ही है पूरा, रेट या फिर वेलोसिटी, सरल भाषा में स्पीड। इस चैप्टर में आपको पढ़नी है रेट, वेलोसिटी, स्पीड, लेकिन किसकी? चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। द चैप्टर डील्स विद द रेट, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर किससे डील करने वाला है, पूरी तरीके से समझ लो। अब हम हर जगह ये वेलोसिटी या स्पीड वर्ड नहीं लाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपको बिल्कुल अपने मन में समझ लेना है कि जहाँ भी हमने रेट बोल दिया वहाँ पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की। इस चैप्टर में आपको यही पता करना है कि कोई केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से होगी, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्पीड से हो रही है तो पर्टिकुलर टाइम में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा। ये सब सुनने में बातें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से आप इनको सबको ड्राइव कर लोगे आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेट सीखना है। रेट लिखने के 2 तरीके आएंगे, इसमें दोनों आने चाहिए, दोनों तरीके आने चाहिए। एक तो आएगा रेट आपके एवरेज रेट को और इंस्टेंटेनियस रेट को लिखना, और एक रेट आएगी रेट लॉ के अकॉर्डिंग। दोनों रेट और रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब आप लिख लोगे तो आएंगे आपकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके हाफ लाइफ पीरियड आएंगे। फाइनली लास्ट में जाके चैप्टर खत्म होता है आर्हेनियस इक्वेशन में। उसके पहले आप मॉलिक्यूलिटी पढ़ोगे, ऑर्डर पढ़ोगे आप, इसके ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो उसमें भी टाइम जाएगा आपका। तो इस चैप्टर को बड़े आराम से धैर्य के साथ समझना है, और हम पहले ही बता चुके हैं, हम बार बार नहीं बोलेंगे, जितना पूछना है उतना पूछो, मन भर भर के हम पूरा बताएंगे आपको, लेकिन एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो ये वर्ड लिखते चलो, इसको सबको लिखते चलो, है ना, छोड़ना नहीं है। ध्यान रखना इस चैप्टर के लिए हम वर्ड यूज करने वाले हैं रेट, और रेट का मतलब स्पीड से है। ध्यान रखिएगा किसकी स्पीड से हम डील करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, केमिकल रिएक्शन। अभी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, रैंडम ऐसे ही लिख लो, फिर हम फ्लो में आ रहे हैं ना। केमिकल रिएक्शन की स्पीड से आपको वर्क करना है, तो हम वर्ड करने वाले हैं रेट का यूज। उसका मतलब वेलोसिटी भी होती है, स्पीड भी, लेकिन हम कहीं वेलोसिटी स्पीड नहीं बोलेंगे। आपके एग्जाम में रेट ऑफ रिएक्शन लिखी आएगी, 99.9% तो रेट ही लिख के आती है, या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन लिख के आ जाएगी, स्पीड कभी नहीं आएगी, ये ध्यान रखिए। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहला कुछ इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ी सा आपको लिखवा दें, है क्या केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ना क्या है। 3 चीज़ें स्टडी करनी है हमें केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या स्टडी करना है, इन 3 चीज़ों पे हमें स्टडी होती है केमिकल काइनेटिक्स में। सबसे पहली होती है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। एक वर्ड को ध्यान से अपने दिमाग में नोट करते जाइएगा तो चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। रेट ऑफ रिएक्शन से डील करना है चैप्टर में। दूसरा, हमें इन्हीं रिएक्शन की किससे डील करना है, मैकेनिज्म से। किससे डील करना है, विथ मैकेनिज्म से।
हमें केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़नी है और उन्हीं रिएक्शंस की क्या पढ़नी है, मैकेनिज्म पढ़ने हैं। साथ में ये भी पढ़ना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण किसी रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज जाएंगे। तो हमें फैक्टर्स भी पढ़ने हैं। फैक्टर्स लिखते चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कहानी चल रही है अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ एक कहानी चल रही है। तो केमिकल काइनेटिक्स में इस वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। और इस रेट को लिखने के दो तरीके सिखाए जाएंगे आपको, एक तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस के अकॉर्डिंग और एक रेट लॉ के अकॉर्डिंग। दोनों जब बनेंगे तब जाके आप कहीं इंटीग्रेटेड इक्वेशन बना पाओगे उनकी, है ना। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, इन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में कंसंट्रेशन वर्ड आने वाला है आपके, कंसंट्रेशन वर्ड। और यहाँ कंसंट्रेशन से मतलब हमारे एक ही कंसंट्रेशन से होगा, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलेरिटी। मोलेरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इस चैप्टर में कंसंट्रेशन आने वाला है, उस कंसंट्रेशन के लिए आपको एक ही वर्ड ध्यान रखना है, मोलेरिटी, जहाँ भी। और ध्यान रखो, अब हम कंसंट्रेशन को लिखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का यूज करने वाले चैप्टर में, वो है स्क्वायर ब्रैकेट। किसी भी चीज़ को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो मतलब उसका क्या लिखा हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन। ये बात ध्यान रखिएगा। मोलर कंसंट्रेशन की अगर हम यूनिट की बात कर लें, ये आपका बेस चल रहा है अभी, है ना, ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से बनने लगेंगी। तो मोलेरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ध्यान रखिएगा, इस पे ये चल नोट करिए इन सब बातों को फास्ट। ये है इस चैप्टर का आपका बेस चल रहा है। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर में कंसंट्रेशन का मतलब है सीधे मोलेरिटी से, और कोई कंसंट्रेशन नहीं आने वाला है। और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में किसी चीज़ को लिख दिया, उसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन लिख दिया उसका। और इसकी यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी हमें मोल पर लीटर, क्योंकि इसमें अभी एक रेट कांस्टेंट आने वाला है कि एक दो दिन में आ जाएगा। और रेट कांस्टेंट की यूनिट इन्हीं की हेल्प से बनेगी, है ना, खूब पूछी जाती है रेट कांस्टेंट की यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। तो ये the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction, their mechanism and factors affecting rate of reaction called chemical kinetics। उसको हम chemical kinetics कहते हैं, जो डील्स करती है with the study of rate of reaction, mechanism of reaction and factors affecting mechanism of reaction। ठीक है, समझते चलो बड़े आराम से। और अगर आप सब बैठोगे बस ना, तो चैप्टर इतनी जोर से समझ में आएगा आपको, या आप पढ़ाना चालू कर दोगे, है ना। देखिए अभी सब कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। अब हमें इस चैप्टर में रेट डिटरमाइन करनी है, लेकिन कौन सी रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करनी है सर? ऐसी रिएक्शन की रेट जो फास्ट होती है, या ऐसी रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करनी है जो स्लो होती हैं, या फिर ऐसी की करनी है जो नाइदर टू फास्ट होती है ना वेरी स्लो, मॉडरेट स्पीड से होती है, जो मॉडरेटली रिएक्शन। तो इस चैप्टर में सर हम किस चीज़ की रेट डिटरमाइन करेंगे, किस प्रकार की रिएक्शन की हम रेट डिटरमाइन करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ आ रहे, ऑन द बेसिस ऑफ रेट। स्पीड के बेसिस पे अगर हम चलें तो रिएक्शन कितने टाइप्स की हो सकती है? या तो वो बहुत स्पीड से होगी तो फास्ट रिएक्शन, या वो बहुत धीमी गति से होगी तो स्लो रिएक्शन, या फिर ऐसी होंगी जो ना तो बहुत फास्ट चल रही है ना जो बहुत ही धीमी, मॉडरेट रिएक्शन। इस बात को नोट करो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेस पे रिएक्शन तीन टाइप्स की होती है, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेटली। फास्ट, स्लो एंड मॉडरेटली। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेटली। Fast, slow and moderately. Fast, slow and moderately. Fast, slow
एंड मॉडरेटली। फास्ट रिएक्शन किसे कहोगे आप फास्ट? किस प्रकार की रिएक्शन को हम फास्ट कहेंगे? क्या फास्ट रिएक्शन की रेट पता की जा सकती है? इट इज़ पॉसिबल कि हम फास्ट रिएक्शन की रेट, साइंस में तो सब पॉसिबल है, सब किया जा सकता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में क्या फास्ट रिएक्शन की रेट डिटरमाइन की जाती है? नहीं। फास्ट रिएक्शन की रेट डिटरमाइन चैप्टर में टच एंड गो, दो मॉलिक्यूल सिमिलर और डिसिमिलर कंपाउंड सब्सटेंस या केमिकल आपस में छुपे और रिएक्शन हो जाए, कितनी ज़्यादा होती है इन रिएक्शन की स्पीड। अगर हम इन रिएक्शन की आपको रेट बता दें, इन रिएक्शन की हम रेट बता, अच्छा कौन सा वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा रिएक्शन धीमी गति से हो रही है कि स्लो गति से हो रही है? हम गए, हमने कहा हम 60 किलोमीटर सतना हो गया है, दूसरे ने भी कहा 60 किलोमीटर सतना क्या है, 10-20 लोगों ने कह दिया कि 60 किलोमीटर हम हो गया है, सतना तक हो गया है, लेकिन इससे अभी हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि कौन जल्दी गया और कौन लेट। वो फैक्टर होगा टाइम, जो हमें बताएगा कि रेट। हमने कहा वो 60 किलोमीटर गया 3 घंटे में, दूसरे ने कहा 2 घंटे में, कहा 1 घंटे में, 30 मिनट में, तो वो टाइम ही वो फैक्टर होगा जो हमें बताएगा कि रिएक्शन की रेट कम है कि ज़्यादा, वो फैक्टर टाइम होने वाला। तो इनकी जो आपकी फास्ट रिएक्शन होती है, इनके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, इससे अभी जनरल डिस्कशन चल रहा है, इसीलिए हम रैंडमली लिखवा रहे हैं, सीक्वेंस से लिखवाएंगे जब अभी आएंगे। तो इनके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन, इनके लिए जो टाइम होता है वो जनरली होता है, आप खुद सोच सकते हो, 10⁻14 to 10⁻16 सेकेंड। 1 सेकेंड से इतने पीछे जाओ आप, 1 सेकेंड से 10⁻14 to 10⁻16 सेकेंड पीछे जाओ। अभी कौन सी रिएक्शंस होगी, इसको एक आध मॉलिक्यूल्स पे तो बता नहीं सकते, हम कह सकते हैं 1 सेकेंड में मिलियंस मॉलिक्यूल क्रिएट कर देंगी, इतनी फास्ट रिएक्शन है। तो क्या इन रिएक्शंस के लिए केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं? नहीं, इनकी रेट को मेजर करना सिंपल साइंटिफिक कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो जो फास्ट रिएक्शन होंगी उनकी रेट कैसे होगी? बहुत ज़्यादा। कितना समय लेगी वो? 10⁻14 to 10⁻16। और इनके लिए जो चेंज इन टाइम होगा, टाइम का चेंज कैसा होगा? बहुत कम समय में हो जाएंगी ना रिएक्शन, तो टाइम का चेंज कैसा होगा इनके लिए? स्मॉल। तो इन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में ROR डिटरमाइन नहीं की जाती है ना। तो चलिए पहली हेडिंग डाल लीजिए, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन takes place with very fast speed। अब हमने कहा कि बहुत स्पीड से होती हैं, तो वो कौन सा फैक्टर होगा जो हमें बताएगा कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है? टाइम होगा। ब्रैकेट में लिख लेना 10⁻16 to 10⁻14 सेकेंड। बड़ा कमाल का टाइम है। अब इस टाइम को आप 1-2 में तो कर ही नहीं सकते, सोच लें आप 1 सेकेंड से भी इतना कम टाइम है। टेक्स प्लेस विथ वेरी फास्ट स्पीड, है ना, ये है टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में नहीं मेजर की जाती है, या आप सीधे बोल दो कि केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा इनकी रेट ऑफ रिएक्शन मेजर नहीं की जा सकती है। देयर ROR rate of reaction cannot measured with accuracy। लेकिन कम से कम आपको कुछ नहीं पढ़ना है, फास्ट रिएक्शन चैप्टर में कहीं कुछ नहीं है, इससे शुरू का इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन आपको आज के बाद पता होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन फास्ट है, कम से कम इतना तो सबको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सबसे रिएक्टिंग स्पीसीज होती है हमारी आयंस। सबसे ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होती है? आयंस। हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं आपकी आयंस, और फ्री रेडिकल्स भी होते हैं आपके, ठीक है, लेकिन फ्री रेडिकल्स का कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे फास्ट रिएक्शन होती है उसका एग्जाम्पल है आयनिक रिएक्शन, है ना, ये पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो आपको यहाँ से पकड़ लेना है कि आयनिक रिएक्शन इनका एग्जाम्पल है।
आयनिक रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात कर लें तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती हैं वो भी आपकी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आयनिक रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। आयनिक रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। कुछ नहीं है, आपको इसमें से कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं है, बस आपका एक माइंड सेट कर रहे हैं हम चैप्टर के अकॉर्डिंग। आपको बस अभी इसको, इस वर्ड बेस को समझो, ROR, यही आपके काम का है, बाकी कुछ नहीं। एग्जाम्पल बस पकड़ लेना। आयनिक रिएक्शन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फास्ट रिएक्शन, बेस्ट एग्जाम्पल है ना। चलो, तो ये तो ऐसा था कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, तो इनकी रेट नहीं डिटरमाइन की जाती क्या, इसका कहीं दोबारा नाम भी नहीं आएगा इस चैप्टर में। सेकेंड वन जो बहुत ही स्लो स्पीड से होती है, तो सेकेंड वन है हमारी स्लो रिएक्शंस। छत पे लोहे का टुकड़ा डला और हम अब खड़े हो गए कि जंग लगो भैया, हम तुम्हें देखें। खड़े हैं 2-3 रात, 4 रात, 10 रात गुजर गई, लेकिन उसमें जंग नहीं लग रही। फिर लगना भी चालू हुई तो हमें पता नहीं कि कितने दिन। हमारे लिए असंभव सा हो गया। फॉसिल फ्यूल से आपका फॉसिल से आपका फ्यूल बन रहे हैं, ये तो और ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन हो गई। मिलियंस ईयर लग जाते हैं फॉसिल को फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने में, और कहा जा रहा है कि दोबारा संभव नहीं है कि दोबारा फॉसिल फ्यूल जनरेट हो जाए। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत स्लो स्पीड से हो रही है, इनकी रेट चलो एक बार डिटरमाइन कर भी ली जाए, लेकिन इनकी रेट का कोई मतलब ही नहीं है। इन रिएक्शन की कोई रेट का कोई मतलब ही नहीं होता है डिटरमाइन करने का। दूसरा, एक पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, किया जाता है, हर एक चीज़ की रेट है, हर चीज़ का डाटा है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम वहाँ पर देख रहे हैं कि कोई रिएक्शन स्लो तरीके से हो रही है, उसकी रेट डिटरमाइन करें। एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आ ही जाएगी। कितने भी आप एक्यूरेट मेजर कर जाओ, लेकिन वो सही काम नहीं आ पाएगा। या सिंपल तरीके से समझ लो आप कि केमिकल काइनेटिक्स में आपकी स्लो रिएक्शन की भी स्टडी नहीं की जाती है। ये कब होती हैं, ये लिखती हैं आवर्स या फिर डेज या फिर वीक्स या फिर मंथ्स या फिर ईयर्स या डिकेड्स की पूरा ले लेती हैं आपकी। तो ये रिएक्शन बहुत लंबे टाइम्स में होती है, इनकी भी रेट डिटरमाइन नहीं की जाती है। टेक्स प्लेस आवर्स में भी नहीं होती जनरली, ये डेज और मंथ्स में होती हैं या फिर ईयर्स में। टेक्स प्लेस इन डेज और मंथ्स, ईयर भी लिख सकते हो। टेक्स प्लेस इन डेज और मंथ्स। There ROR also cannot determine cannot be determined with accuracy एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल लिख लो जो आपको पूछ लिया जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रकार का कोरोजन होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, पूरी इसकी थ्योरी भी है रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग ऑफ आयरन कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ से आपकी कोई चीज़ काम की नहीं है, सब अभी हमने ऐसे ही लिखवाया है, एक चैप्टर का बेस तैयार कर रहे हैं ना, यहाँ से कुछ काम का नहीं है। थर्ड टाइप्स की रिएक्शन टेक्स प्लेस नाइदर टू फास्ट नाइदर टू स्लो, जो आपकी नॉट टू स्लो, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से भी नहीं होती हैं और बहुत मंद गति से या धीमी गति से भी नहीं होती हैं, एक मॉडरेट रेट से हो रही है। इन रिएक्शन की रेट को ही केमिकल काइनेटिक्स में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। हालांकि हम आपको बता दें आगे, अब आप जब पढ़ने वाले हो ना, तो ये शब्द आपको मिलने तक नहीं है,
पूरे चैप्टर में कहीं नहीं मिलना, फास्ट, स्लो, मॉडरेट, कहीं नहीं मिलने वाले ये शब्द। सीधे रेट ऑफ रिएक्शन पे चलनी है पूरी कहानी आपको, पूरा चैप्टर रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड होने वाला है आपका ना। तो थर्ड वन है मॉडरेटली रिएक्शन। और इसके खूब सारे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, एमपी बोर्ड के, एनसीईआरटी के, सीबीएसई के, सबके। मॉडरेटली रिएक्शन, the rate of these reactions, the rate of, रेट का मतलब समझ रहे हो ना, हम पहले ही बोल चुके हैं, मन में समझो स्पीड है ना, गति। द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस, the rate of these reactions are neither too fast nor too slow। ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस आर नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो, ना तो बहुत फास्ट होती हैं ना स्लो होती हैं। तो आपके लिए एक पता है ना, ये ऑब्जेक्टिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं, हालांकि इतना सारा ऑब्जेक्टिव देते नहीं है, फिर भी अगर पूछ लें कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जिनकी रेट केमिकल काइनेटिक्स में डिटरमाइन की जाती हैं, तो दे आर द मॉडरेटली रिएक्शंस। हालांकि इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए, आ जाए तो, है ना। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर का ही नाम क्या बोलते हैं हम, सुक्रोज। आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि केन शुगर का एग्जाम्पल, केन शुगर किसे कहते हैं, इन वहाँ लिख देंगे, सुक्रोज लिख देंगे, माल्टोज लिख देंगे, लैक्टोज लिख देंगे, है ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, सुक्रोज, है ना। फॉर्मूला तो पता ही होंगे आपको, उनको बायोमोलिक्यूल्स नहीं तो पढ़ा देंगे, 12 22 11 C12H22O11 होता है केन शुगर, है ना। इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर हो गया, स्टार्च एंड ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस तो हमने पढ़ा है, क्या बनते थे, अल्कोहल एंड एसिड, है ध्यान। और इनकी अगर उल्टा कर दें, जैसे हम ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते थे तो हमें क्या मिलते थे, अल्कोहल एंड एसिड, और एसिड का डीहाइड्रोलाइसिस कर दिया, डीहाइड्रेशन कर दिया, तो हमें क्या मिल जाता था, ईस्टर, है ना। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, सुक्रोज, स्टार्च एंड ईस्टर। अच्छा बता दो, केन शुगर के मोनोमर क्या है, पता है आपको, सुक्रोज के मोनोमर क्या है, ये 2 यूनिट से मिलकर बनता है, एक यूनिट किसकी होती है, ग्लूकोज की, एंड दूसरी यूनिट किसकी होती है, फ्रैक्टोज की होती है, ठीक है। इन पे हम बाद में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, पढ़ा देंगे बायोमोलिक्यूल्स भी आप लोगों के पास, सिलेबस एंड हो जाएगा तो, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मेन चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो अब यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से अब ध्यान से पढ़िएगा, डालिए हेडिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन भी अब आना चालू हो जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ROR से रिप्रेजेंट कर सकते हो या सीधे रेट लिख सकते हो। ध्यान रखना, रेट भी लिख दोगे तो उसका मतलब भी रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है, या फिर इसके लिए स्मॉल r का यूज कर सकते हो आप। ये तीनों ही इनकी रिप्रेजेंटेशन है। रेट ऑफ ROR लिख सकते हो, रेट लिख सकते हो, स्मॉल r लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, कैसे पता चले कि रिएक्शन की रेट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बहुत सिंपल चैप्टर है, बड़ी आसानी से क्रैक कर जाओगे, पर ध्यान से फोकस करना है यहाँ पर। रेट ऑफ रिएक्शन, हमें रिएक्शन की रेट पढ़नी है, गाड़ी मोटर की थोड़ी पढ़नी है।
कि पन्ना से छतरपुर गए, पन्ना से सतना गए, पन्ना से स्कूल गए, तो हम तो गाड़ी का मीटर से पता कर लेंगे, इतनी देर में इतने गए, बहुत लगा के। तो यहाँ उसमें थोड़ी जगह रेट ऑफ मोटरसाइकिल, रेट ऑफ व्हीकल्स नहीं लिखी है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखी है। कैसे पता करोगे किसी रिएक्शन की रेट? हम किसी रिएक्शन की रेट पता कैसे कर सकते हैं? आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है रिएक्शन में एक स्पीसीज होगी जो रिएक्ट करेगी, उस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे, वो हमारे कहलाएंगे रिएक्टेंट्स। और जब ये स्पीसीज रिएक्ट करेगी तो जनरेट क्या करेगी? प्रोडक्ट्स करेंगे। हमें एक रिएक्शन में इससे ज़्यादा तो कुछ बताया ही नहीं जाता। अलग अलग तरीके से हो सकती है, कोई चिपकेगा, कोई बॉन्ड तोड़ेगा, कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोई एसिड की प्रेजेंस में करेगा, कोई बेस की प्रेजेंस में करेगा, कोई टेम्परेचर पे, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। लेकिन फाइनली किसी रिएक्शन में होता यही है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और जनरेट क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स। तो हमें किसी रिएक्शन की रेट पता करनी है, हमारे पास रिएक्शन में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक वो जो ख़त्म हो रहा है दैट इज रिएक्टेंट्स, दूसरा जो बन रहा है दैट इज प्रोडक्ट्स। तो हम कह सकते हैं या तो कोई हमें रिएक्टेंट की ख़त्म होने की रेट बता दे। अब जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट ख़त्म होगा उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल सीधी बात है। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट ख़त्म होंगे सिमिलर उतनी तेज़ी से क्या बनेंगे? प्रोडक्ट। या तो कोई हमें रिएक्टेंट की ख़त्म होने की, ध्यान रखना, रिएक्टेंट की कंजम्पशन की रेट होगी, डिसअपीयरेंस, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स घटते जाएंगे। या तो कोई हमें रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के ख़त्म होने की रेट, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स की रेट बता दे, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्शन की रेट बता दे, या फिर हमें प्रोडक्ट के बनने की रेट बता दे। क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होंगे उसी स्पीड से प्रोडक्ट बनेंगे। उल्टा बोल लो, जिस स्पीड से प्रोडक्ट बनेंगे उसी स्पीड से रिएक्टेंट क्या होंगे? खत्म होंगे। तो किसी रिएक्शन की रेट हम दो ही तरीके से पता कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं खत्म होंगे, इसका यहाँ साइंटिफिक भाषा में ही हम कहेंगे कि इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। मतलब किसी रिएक्शन की रेट हम दो ही तरीके से पता कर सकते हैं, बाई नोइंग द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब हमें रिएक्शन की रेट पता करनी है तो हमें दो में से कोई भी एक फैक्टर बता दे, या तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की रेट बता दे या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की। लेकिन इतना भी बता दे लेकिन वो फैक्टर नहीं बताया तो रेट नहीं कर पाएंगे। द फैक्टर इज टाइम। वो फैक्टर कौन है? टाइम। हमें टाइम बता दे कि किस टाइम पीरियड में, किस टाइम इंटरवल में, किस यूनिट और टाइम में कितने रिएक्टेंट्स आपके डिक्रीज हुए हैं, उसकी रेट पता चल जाएगी हमें। अरे आप कहते नहीं 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर गए 1 घंटे में, तो वहाँ रेट वैसी हो गई। अब यहाँ मान लो कि 100 मॉलिक्यूल डिक्रीज हुए पर सेकेंड, तो इसकी रेट हो जाएगी 100 मोल पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? हालांकि मोलर कंसंट्रेशन में लगेगी तो यूनिट आएगी 100 मोल पर लीटर पर सेकंड आती है इसकी यूनिट, हम बताएंगे अभी आगे। तो यहाँ से ये यहाँ का बेसिक चालू हो गया और बेसिक लास्ट तक नहीं छूटेगा, पूरे आपके यहीं चलने वाला है। लास्ट में जाके यहीं पर छोड़ेंगे हम आपको कि आप लास्ट में आके कर देखोगे कि हम पूरा विश्व घूम के यहीं पर आएंगे कि हम यहीं बोलेंगे कि रिएक्टेंट्स के डिक्रीज होने की रेट से और प्रोडक्ट के इंक्रीज होने की रेट से हमें किसी रिएक्शन की क्या पता चलेगी? रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें कैसे पता चलती है रेट ऑफ रिएक्शन? ठीक है, चलिए लिखिए इसमें। By knowing change in concentration, the rate of reaction of any reaction is determined by knowing change in concentration any one of the reactants or products, 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 any one of the reactants or products. The rate of reaction, किसी रिएक्शन की गति, किसी रिएक्शन की स्पीड, ऑफ एनी रिएक्शन,
द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की गति किसी भी रिएक्शन के लिए इज डिटरमाइन, निर्धारित की जाती है, पता की जाती है, बाय नोइंग, पता हो, जब हमें इस किस बारे में पता हो, चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आप समझोगे, जो हमने चेंज इन कंसंट्रेशन लिखा है वो रिएक्टेंट के टर्म्स में कैसा होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसा होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो सीधी सी बात है, आप रेट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हो, डिटरमाइन, वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन बाय नोइंग चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। किसी एक का बता दें, हमें चाहे रिएक्टेंट्स का बता दें चाहे प्रोडक्ट, दोनों का बता दें तो भी कर लेंगे हम। लेकिन आप आगे जाके देखोगे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक की रेट अगर हमें बता देंगे ना, तो उस क्वेश्चन में हम सब की रेट निकाल देंगे। सिर्फ एक की रेट बताने से हमें पूरे क्वेश्चन में हर चीज़ की रेट पता चल जाएगी। तो किसी एक की रेट से आप सभी की रेट डिटरमाइन कर लोगे, एक की वैल्यू से हम बताएंगे। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझ में आया। इस चैप्टर को थोड़ा समझो अभी, बाकी चैप्टर बहुत आसान है, बड़ी आसानी से हो जाना है। तो इस चैप्टर में प्रिवेश करने की कोशिश करो। इस चैप्टर में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ से पता चलने वाली है, भाई चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, जो ये डिसाइड करे कि रिएक्शन आपकी स्लो स्पीड से हो रही है कि फास्ट स्पीड से हो रही है कि मॉडरेट स्पीड से हो रही है, दैट इज टाइम, है ना। तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन बाय नोइंग चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स in a particular time interval, 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 in a particular time interval। लिख गया? इस चीज़ में कोई दिक्कत? चले आगे, चलो बताते जाना, ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो अब हम ROR लिखने जा रहे हैं यहाँ पर किसी रिएक्शन के लिए। तो किसी रिएक्शन के लिए हम जब ROR लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे, उसके लिए रेट आप अपने तरीके से लिख सकते हो, जो सा प्रेजेंटेशन आपको पसंद हो, स्मॉल r करके भी लिख सकते हो, ROR करके। तो हमें किसी रिएक्शन का रेट पता करनी है, तो हमें पता क्या होना चाहिए, चेंज इन, किसका चेंज पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन। हमने आपको पहले बता दिया कि इस चैप्टर में कंसंट्रेशन का एक ही मतलब होगा, दैट इज मोलेरिटी। तो हमें चेंज इन कंसंट्रेशन पता चल जाए। अब आप समझ रहे हो कि ये चेंज रिएक्टेंट के टर्म्स में कैसा होने वाला है, नेगेटिव, इन प्रोडक्ट के टर्म में कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पता चल जाए हमें, लेकिन किस में, इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इन पर्टिकुलर हमने कहा कि हमने 10 बजे काम चालू किया और 11 बजे ख़त्म किया, तो वहाँ टाइम पीरियड 1 आवर का हो गया, है ना, 1 घंटे का हो गया हमारा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, टाइम इंटरवल में जब हमें पता चल जाए कि किसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है आपका, तो उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब टाइम इंटरवल किस में लोगे आप, देखिए हम यहाँ पर मॉडरेट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपकी ये 10⁻14 या 10⁻16 सेकंड में नहीं होती हैं, थोड़ी जल्दी हो जाती हैं, सेकंड में हो जाती हैं आपकी। तो यहाँ टाइम जनरली क्या, हम आपको बता दें, टाइम आपको हर बार सेकंड में ही लेना है, आपको हमेशा रिएक्शन के लिए टाइम हमेशा सेकंड में ही लेना है। लेकिन ये हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया हो उसमें टाइम किस में दिया हो, मिनट में, तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। क्लियर है बात समझ में, मिनट में दिया हो तो हम इसको सेकंड में ले जाएंगे। क्लियर है, आपकी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट किस में चले जाएगा आपका, सेकंड में, है ना, ध्यान रखिए। तो हमें टाइम हमेशा हमें हमेशा आंसर सेकंड में लाना है, यही हमारी यूनिट रहने वाली टाइम की। मिनट भी हो सकती है, ये नोट करो। शॉर्ट में इसको ऐसा लिख दें, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो इसमें 2 चेंज शो करोगे आप लोग, एक लार्ज चेंज, उसके लिए कौन सा साइन आएगा, डेल्टा, और स्मॉल चेंज आप जानते हो किसका यूज करते हैं हम, डी का, डिफ्रेंसिएशन का यूज करेंगे हम। लार्ज चेंज के लिए डेल्टा का और स्मॉल चेंज के लिए डी की। सुन लो, पहले थोड़ी बात सुन लो हमारी, फिर कर लेना। इस साइन का यूज बेस एक लेक्चर में होना है, बेस एवरी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, बाकी पूरी रिएक्शन में आपके सिर्फ इस साइन का यूज होना है, डी का। पूरा आपका चैप्टर इसी पे चलेगा, नोट कर लीजिए। तो टाइम आप लेंगे सेकेंड में, है ना, तो चेंज इन कंसंट्रेशन और अपॉन यहाँ पर रहेगा आपका टाइम।
अगर आप इस कंसंट्रेशन चेंज को हम प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा, तो पॉजिटिव साइन आएगा। और अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो कैसा साइन आएगा? नेगेटिव। तो ये दोनों साइन अभी हम क्लियर कर रहे हैं आगे आके, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, सेकेंड में ही हम यूज करने वाले हैं टाइम को, ठीक है, ध्यान रखिए। अब दुनिया की कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन हो उसकी यूनिट हम यहाँ फिक्स कर दे रहे हैं आपकी। ध्यान रखिए चैप्टर में बहुत यूनिट बननी है और यूनिट के लिए आपको एक एक फॉर्मूले शुरू से ही तैयार होंगे, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट की भी यूनिट बनेगी अभी इसमें, देखिए ऑर्डर की भी बनेगी आपकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आपकी यूनिट रेट कांस्टेंट के से बनेगी आपकी। तो हम इस अब यूनिट लिख रहे हैं। अभी आप पढ़ने वाले हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आप पढ़ने वाले हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये आप अभी पढ़ने वाले हो आप। लेकिन कोई भी रेट हो उसकी यूनिट फिक्स होने वाली है अब, क्योंकि कोई भी रेट होगी ऊपर क्या लिखेंगे हम? चेंज इन कंसंट्रेशन, और नीचे क्या लिखेंगे? टाइम, है ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो हम ले रहे हैं वो किस टर्म में ले रहे हैं? मोलरिटी के टर्म में। और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो इसी को हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगी यूनिट हमारी? मोल पर लीटर आ जाएगी ना। आ रही बात समझ में? यहाँ क्या लिखा हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम किस टर्म में ले रहे हैं पूरे चैप्टर में? मोलरिटी। तो मोलरिटी की यूनिट क्या आ गई? मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर। और नीचे से उठा ले तो टाइम का इनवर्स या पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं। अब वो टाइम, कोई दिक्कत? वो टाइम किस में हो सकता है? सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में जनरली नहीं होगा। फंसाना होगा तो यूनिट फंसाने के लिए दे देंगे, बाकी नहीं होता है आपका। तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। टाइम जनरली हम किस में लेने वाले हैं? जे हो गई आपकी रेट की यूनिट। कोई भी रेट पढ़ो, चाहे एवरेज पढ़ो चाहे इंस्टेंटेनियस, सब की यूनिट फिक्स हो गई है। सभी रेट की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। नोट करिए, जे हो गई आपकी ROR की यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। मोल पर लीटर, पर सेकेंड भी लिख दो तो भी सही है, पर मिनट लिख दो तो भी सही है, पर आवर लिख दो तब भी सही है। लेकिन हम डील किस में करने वाले हैं? सेकंड में सबसे ज़्यादा डील करने वाले हैं। पूर्वी समझ में आ रहा? बिल्कुल पूछ लेना पूर्वी, कहीं भी डाउट फंसो तुरंत। मोल पर लीटर पर IUC क्लियर है? जे मोल पर लीटर कैसे रखा? यहाँ कंसंट्रेशन हम मोलरिटी में ले रहे हैं और मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो ये यहाँ रख दी मोल पर लीटर और नीचे क्या रखा है? टाइम। टाइम किस में रख दिया? सेकंड में। तो टाइम पर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। क्लियर है? तो ये इसकी यूनिट हो गई, है ना। ये इसकी यूनिट हो गई। अच्छे से ध्यान रखिएगा। कोई भी रेट, कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे अब, चाहे एवरेज पढ़ो चाहे इंस्टेंटेनियस पढ़ो, सबकी यूनिट फिक्स हो गई आपकी मोल पर लीटर पर है। मान लीजिए रिएक्शन में कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन तो हर जगह होगा, लेकिन हमने मान लिया गैसियस रिएक्शन है ना। फॉर गैसियस रिएक्शन तो फिर यूनिट क्या होगी? फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन में रिएक्शन की रेट को इफेक्टेड करने वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? दैट इज प्रेशर। क्या है आपका? प्रेशर। जितना प्रेशर लगाओगे उतने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और उतनी ज़्यादा वो क्या करेंगे आपके। वहाँ इससे मतलब नहीं कि आपने कितना कंसंट्रेशन लिया, भर भर के लो, लेकिन जब वो आपस में रिएक्ट ही नहीं कर रहे तो क्या मतलब। तो वहाँ पर जो फैक्टर डिसाइड करता है गैसियस रिएक्शन है वो कौन होता है? प्रेशर। हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि गैसियस रिएक्शन के लिए क्या यूनिट आएगी। इसकी यूनिट लिख ली आप लोगों ने, क्या है? ध्यान रखना, मोल पर लीटर पर टाइम। वो टाइम सेकेंड इनवर्स भी हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकता है, लेकिन हमने सेकेंड इनवर्स लिखा है क्योंकि हमारा सब कुछ सेकेंड में चलने वाला है। लेकिन अगर आप ये बात ध्यान रखना कि मोल पर लीटर पर टाइम है वो, है ना, सेकेंड भी हो सकता है। फॉर गैसियस रिएक्शन अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन देख लें, आइडियल गैस इक्वेशन देख लें हम, तो वो क्या होता है हमारा? PV इक्वल nRT, है ना। PV इक्वल nRT। तो हम लिख दे P इक्वल N/V और RT। ये जो N/V लिखा है, ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये मोलिडिटी लिखी है हमारी, तो P इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर C, R भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी इसमें क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट हो जाता है। तो इक्वेशन के लिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन में कंसंट्रेशन के प्लेस पे हम क्या रखें, सॉरी गैसियस रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन के प्लेस पे किस फैक्टर को इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर वाले फैक्टर को इस्तेमाल करेंगे। इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना, सिर्फ वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए लिखवाया कि रिलेशन कैसे आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइडियल गैस इक्वेशन से लिया हमने, ये लिखा है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर गैसियस रिएक्शन यूनिट देखने वाले हैं, आपको इक्वेशन लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जब हम रेट लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं, चेंज इन गैस चेंज इन प्रेशर, है ना। वो प्रेशर में चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है ना, प्रेशर। और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तो रहेगा ही। ऊपर डेल्टा सी के प्लेस पे क्या आ गया, डेल्टा पी। क्लियर है बात। अभी हमने लिखा था प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। अब कंसंट्रेशन के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या हो सकती है, एटमॉस्फेरिक में हो सकती है, बार में भी हो सकती है। तो गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आ जाएगी, एटीएम टाइम इनवर्स, एटीएम टाइम इनवर्स या फिर बार टाइम इनवर्स, है ना। नोट करिए। गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन की हमें 2 यूनिट मिल गई, ध्यान रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन की 2 यूनिट मिल गई। एक हमारी कौन है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और दूसरी कौन है हमारी, एटीएम टाइम इनवर्स। ये 2 यूनिट हमारी। हालांकि आपको इस वाली से डील होना है सब कुछ, ये वाली आपको मिलनी भी नहीं है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 यूनिट हमें मिल गई रेट ऑफ रिएक्शन की। आयुषी क्लियर, हर एक बात क्लियर है, सब समझ में आ गया कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, अरे समझ में आ जाएगा तो घर में जाके याद भी जल्दी से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हो गया यहाँ पर। अब आपके एग्जाम में पता है क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, इसी से उठाने वाले हम। ये पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन और डिफाइन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल समझ लो कॉपी पेस्ट फार्मूला होने वाले हैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट फार्मूला। ये है कि जब आप एवरेज निकालोगे, हमने कहा यहाँ से हम छतरपुर गए, तो हम ये थोड़ी है कि हर जगह, हमने कहा हम छतरपुर तक गए यहाँ से, और हमारी रेट आई 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी रेट आई 50 किलोमीटर पर आवर की रेट आई। तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि यहाँ से छतरपुर तक गए तो हमारी गाड़ी का एक्सीलेटर 50 पे था पूरा, कहीं वो ना उससे नीचे आया ना कहीं ऊपर आया। जी कैसा निकाला उसका हमने, एवरेज, कि हम आखिरकार 1 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे। कहीं पर वो 10 से चली, कहीं 50 से, कहीं 55, कहीं 60, ओवरऑल सब लगा के जो एवरेज आया वो कितना आया, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब हम किसी रिएक्शन में टोटल एवरेज निकालते हैं तो हमारा जो एक टाइम होता है, एक बड़ा पीरियड होता है हमारा, तो जब आप एक बड़े टाइम पीरियड में किसी रिएक्शन की रेट निकालते हो तो उसे हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमने कहा हम हिले, बताओ रेट, फिर हिले, फिर बताओ रेट, फिर थोड़ा सरके, अब बताओ रेट। ये हम कैसे पता कर रहे हैं, बिल्कुल क्षण की रेट पता कर रहे हैं कि कब कहाँ हमने रिएक्शन में केमिकल डाले और सो गए, बाद में प्रोडक्ट मिल गया, हाँ चल 2 घंटे मिल गया, ये हो गई हमारी एवरेज रेट। अब हम बिल्कुल लगे हैं, टच हुआ, हुई कि नहीं हुई, फिर टच हुआ, थोड़ा और डाले और बिल्कुल क्षण की जानकारी लेंगे, इंस्टेंट टाइम की जानकारी लेंगे। तो इस प्रकार की रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कहलाएंगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों में सिर्फ इतने का फर्क है, आप देखो कितने का फर्क है, सिर्फ इतने का। जब एवरेज लिखोगे तो आप डेल्टा साइन का यूज करोगे, और जब इंस्टेंटेनियस लिखोगे
डी का। इसके अलावा एक अक्षर का भी फर्क नहीं है दोनों रिएक्शन की रेट को निकालने में। इसमें टाइम पीरियड बड़ा होगा एवरेज में, तो किसका यूज करेंगे हम, डेल्टा को। और इंस्टेंटेनियस में टाइम पीरियड क्या होगा, स्मॉल होगा, तो किसका यूज करने वाले हम, डी का। इसके अलावा एक अक्षर का फर्क नहीं आने वाला है। और इसको भी आप बस आज ही लिखोगे या कल लिखोगे, बाकी पूरे इक्वेशन आपके इससे चलने हैं, डी से चलने हैं, ठीक है। तो डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। types of rate of reaction, types of rate of reaction, two types of rate of reaction, ठीक है। सिंबल में तो दिक्कत नहीं आ रही आप लोगों को कि कहीं हम रेट लिख देते हैं, कहीं आर ओ आर लिख देते हैं, कभी यार कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आप अपने मन का सिंबल यूज कर सकते हो ना। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टू टाइप्स, टू टाइप्स, दो प्रकार की होती हैं आपकी। एक होती है आपकी एवरेज आर ओ आर, ये दोनों की डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में। और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस आर ओ आर। एवरेज आर ओ आर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट टाइम में हो जाए, पर्टिकुलर इंस्टेंट सेकेंड में हो जाए बिल्कुल उसका, जब हम देखेंगे बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम में तो इंस्टेंट। और जब हम एक लार्ज टाइम में देखेंगे तो हम यही बता दे रहे हैं कि सिर्फ इतने का फर्क आने वाला है और कहीं कुछ नहीं, यहाँ डेल्टा का साइन यूज होने वाला है और इंस्टेंटेनियस में सिर्फ डी का यूज होने वाला है, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। टू टाइप्स, तो फर्स्ट डाल लीजिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, पूछी जाती है आपके एग्जाम में, आप चैप्टर में एंट्री कर चुके हो, कर दे दो। चलिए डालिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम इंस्टेंट टाइम नहीं लेंगे कि उसने एक्सीलेटर दबाया, थोड़ा सरका, फिर पता करो, फिर इस बार सरका तो 2 सेकंड लिए, उस बार सरका तो आधा सेकंड लिए, ये पता नहीं करेंगे। हम पूरा एक पता करेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन गए तो इसमें टोटल कितना। हमें ये मतलब नहीं है कि शुरू में 5 सेकंड लग रहे थे, फिर 10 लगे, फिर आधा घंटा, इससे कोई मतलब नहीं। हमें सबका पूरा एक एवरेज निकालना है। अच्छा, इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से बन जाते हैं। मान लीजिए किसी भी क्रिकेट, विराट कोहली का मान लीजिए कि एवरेज उसका आ रहा है, मान लीजिए 70 है उसका एवरेज, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसने हर मैच में 70 रन बनाए हैं, है ना। किसी मैच में 10 बनाए होंगे, किसी में 150 बनाए होंगे, किसी में 100, तो उसका क्या आ गया, वो एक एवरेज आ गया। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार हेलो, हेलो, बाद में भैया बाद में प्लीज़, अभी हम थोड़े काम से हैं। शाम को बात कर लीजिए, शाम को। ठीक है, हाँ धन्यवाद। डिस्ट्रीब्यू वाले थे, है ना, ये भैया बहुत पसंद करते हैं ये डिस्ट्रीब्यू वाले। दिन में इनके 3-4 फ़ोन तो आ ही जाते हैं, ये ले लो वो ले लो, हाँ तक करें। कहाँ थे, इतने अच्छे टॉपिक चल रहा था। हमने कहा विराट कोहली का एवरेज 70, कुछ भी मान लो रैंडमली डेटा, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हर मैच में टोटल मैच का, हर मैच का रन जोड़े और टोटल मैच से डिवाइड कर दिया तो क्या निकला एक मैच। तो इसमें एक जो टाइम इंटरवल था वो छोटा नहीं था, पूरे उसके करियर का जो अभी तक था उसका टाइम देखा गया ना, टाइम। तो इसी प्रकार ध्यान रखना, जब आप एक टाइम इंटरवल में किसी रिएक्शन की रेट निकालोगे तो वो कहलाएगी एवरेज, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा के साइन। और इंस्टेंट टाइम में निकालोगे बिल्कुल तुरंत में कि इसी मैच में उसने कितने रन बनाए, वो तो एक बड़ा एग्जाम्पल देगा। रिएक्शन के लिए तो बिल्कुल छड़ का पता करना है, सेकंड से तुरंत का पता करेंगे, तो उसके लिए हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इंस्टेंट नहीं है। इसके अलावा कुछ फर्क नहीं है कि डेल्टा किस में चला जाने वाला है, डी में, मतलब बड़ा टाइम किस में चला जाने वाला है, स्मॉल टाइम में। से इतना फ़र्क होने वाला है आपका एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज, बिल्कुल सेम डेफिनेशन आएगी जो वहाँ लिखवाई थी, बिल्कुल इसकी तो बिल्कुल वैसी ही है। इट इज डिफाइन एज चेंज इन, it is defined as change in concentration any one of the reactants or product, any one of the reactants or products in a, बताइए इंस्टेंट टाइम होगा कि टाइम इंटरवल होगा? टाइम इंटरवल होगा। इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, It is defined a change in concentration any one of the reactants or product a particular time interval। क्या ये बात क्लियर है अच्छे से? अब चेंज को हम अभी बता देते हैं कि वो रिएक्टेंट के टर्म में नेगेटिव होने वाला है, प्रोडक्ट के टर्म में पॉजिटिव। हम कह रहे हैं कि हमें चेंज बता दे किसी का भी, चाहे रिएक्टेंट्स का चेंज बता दे चाहे प्रोडक्ट्स का चेंज बता दे, क्योंकि एक रिएक्शन में जिस रेट से रिएक्टेंट्स डिक्रीज होंगे जस्ट उसी रेट से प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे। आ रही बात समझ में? तो हमें रेट बता दें आपकी कि किस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं या किस रेट से प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो फैक्टर भी बताना पड़ेगा जो ये डिसाइड करेगा कि रेट आपकी तेज थी कि कम थी। वो फैक्टर है आपका यहाँ पर एवरेज के लिए टाइम इंटरवल है, जो 2 पीरियड्स के बीच का टाइम रहेगा, यहाँ से वहाँ का एवरेज निकाल रहे हैं। और इंस्टेंटेनियस के लिए वो टाइम इंटरवल नहीं होगा, वो इंस्टेंट टाइम होगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल वहीं का टाइम होगा। तो अब देखिए हम इसके फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले सीख लिए तो आप समझ लो आपने इंस्टेंटेनियस के सीख लिए, सबके सीख लिए आप लोगों ने ना। तो जैसे हम यहाँ लिख दें इसके लिए, मान लीजिए हमारा ए है, ये तो रिएक्टेंट हो गया, क्लियर है, ठीक है। ए गया प्रोडक्ट पी में, बी में मान लो, चलो ए गया, या फिर चलो सिंपल यूज कर ले रहे हैं। ए है रिएक्टेंट, ए किस में गया? प्रोडक्ट पी में। अब हमसे कहा गया कि इसकी रेट निकाल के दिखाओ, तो हम इसकी रेट निकालने के लिए यहाँ ये फॉर्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे रेट और लिखेंगे यहाँ पर हमें क्या बता दीजिए आप, चेंज इन कंसंट्रेशन बता दीजिए हमें, चेंज इन कंसंट्रेशन बता दीजिए हमें आप, और क्या बता दीजिए? टाइम इंटरवल। तो हम क्या निकाल लेंगे? रेट निकाल लेंगे। लिखो इसको पहले, बड़ा ही सिंपल चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। ये हमें आप लोगों की कैपेसिटी पता है, ये चैप्टर आपको बहुत सिंपल पढ़ने वाला है। चेंज इन कंसंट्रेशन, प्लस माइनस आप यहाँ भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी थी वो, और नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है अभी। चेंज इन कंसंट्रेशन बता दीजिए आप हमें इन अ पर्टिकुलर टाइम में, तो हम क्या बता देंगे आपको? रेट बता देंगे ना। टाइम इंटरवल लिख लो यहाँ पर, फिर वहाँ पर डेल्टा टी लिख देना, एक ही बात है ना। लिखा रहने दो, डेल्टा भी लिख रहने दो, टाइम इंटरवल भी लिख लो, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। टी को जनरली हमें कंसंट्रेशन में फेक नहीं करना चाहिए, है ना। तो डेल्टा टी सीधे लिख दो, है ना, डेल्टा टी सीधे लिख दो। हो गया। अब इसको देख के आप डेफिनेशन बोल लोगे रेट ऑफ रिएक्शन की। इट इज सिंपली डिफाइनिंग चेंज इन कंसंट्रेशन
एक रिएक्शन में किस चीज़ का कंसंट्रेशन चेंज होगा, या तो रिएक्टेंट्स का या फिर प्रोडक्ट्स का, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। अब सामने वाला कह रहा नहीं, इसको और क्लियर करिए आप, आखिरकार आप रेट डिटरमाइन कैसे करोगे, इसको और क्लियर करिए। तो हम और क्लियर करने जा रहे हैं इसकी डिटरमाइन को। इसकी कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो देखिए पहले हम क्लियर करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर फॉर रिएक्टेंट्स, फॉर रिएक्टेंट्स है ना, बड़े ध्यान से देखना है। फॉर रिएक्टेंट्स जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, आर ओ आर लिख दो या रेट लिख दो, जब फॉर रिएक्टेंस हम रेट लिखेंगे तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट साइन कौन आएगा यहाँ, कौन सा साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होने वाला है, डिक्रीज वाला। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। या तो हमें आप क्या बता दीजिए, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में डिक्रीज होने की रेट बता दीजिए, किसमें, इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। नोट करिए, है ना, और समझते जाइएगा अच्छे से, है ना। माइनस साइन का यूज कर रहे हैं हम, है ना। रिएक्शन जो ऊपर कर दिया है ना हमने, उसी को एग्जाम्पल मान के हम आपके सब फॉर्मूले बनवा रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, हमें रिएक्टेंट बता दीजिए आप पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, हमें रिएक्टेंट बता दीजिए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो इसके आगे अगर हम फॉर्मूला लिख दें, देखो फॉर्मूले के लिए आप अपने सिंबल कुछ भी यूज कर सकते हो, उसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना। तो इसके आगे फॉर्मूला हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर है बात है, बनाइए। आगे से ये क्लियर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखना ध्यान से, है ना, ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। एक ग्राफ बना रहे हैं हम, साइड में बनाना है आप लोगों को भी। समझना ग्राफ अच्छे से, ग्राफ को आराम से आराम से। पानी दे दो, कोई लिए पानी, बैठे अति पानी है, पानी पानी दो वापिस। सही है ना, साफ पानी है ना, नहीं खुलता, कहाँ से, यही तो खुलता है। वो तुम्हारे हाथ स्लिप होंगे, है ना, इसलिए। फुल है, अभी पिया नहीं तुमने आज, हाँ हाँ, आराम से, पहले रुक जाओ, आराम से पी लो। और हर्ष का है, ठीक है, बता दो कोई दिक्कत हो। कर दिया, थोड़ी पीठ थपथपा दो उसकी, ऐसे लग गया, तुम थपथपा दो थोड़ी, ऐसे अच्छे से पीठ थपथपा दो। देखो हम बताएं कैसे, ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, आराम से आराम से। क्यों नहीं आएगा, डेल्टा चेंज हो रहा ना, डेल्टा का साइन तो आएगा ही, ऊपर लगाओ ना डेल्टा। नहीं लगाया, हमने लगाया था क्या, एक चेंज का शो कर रहे हैं ना, तो डेल्टा तो जाएगा ना। तुमने भी तो ही लगाया, यहाँ लगाया है, डेल्टा डेल्टा लगाते हैं ना, ठीक है, हो जाएगा तो सही, अपने मन से सही हो जाएगी। यही लिखा, यही लिखा, क्या चाहिए, ढक्कन चाहिए, गिलास लाए नहीं बंदा पीते तो। फॉर्मूला देखो पहले, लास्ट में यही लिखा है, सबका यही लिखा। चलो अब फॉर्मूला और ग्राफ, आराम से, अंतिम मत लिखो तुम अभी, है ना, सिर्फ बैठो आराम से, है ना, आराम से रिलैक्स होके बैठो। चलो देखो देखो, यहाँ देखो सब लोग, यहाँ यहाँ ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, समझना मैं बात को,
हो जाएगी वो सही। यहाँ देखो सब, ठीक है ना। कितना लिया रिएक्टेंट नहीं पता, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट देते हैं, 20 ग्राम लिया। शुरू में टाइम क्या था, शुरू का टाइम मान लेते हैं T1। शुरू के टाइम में रिएक्टेंट कितना है, 20 ग्राम। अब डेट में नहीं लिख रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कितना था, R1, ठीक है ना। ये R1 था, तो हमने कहा कि शुरू के टाइम T1 में प्रोडक्ट कितना बना, P1। क्लियर है। अब हमने कहा कि जब टाइम T2 हुआ तो यहाँ से 10 ग्राम यहाँ चले गए प्रोडक्ट में, तो अब यहाँ रिएक्टेंट कितना बचा, 10 ग्राम। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज हो गया ना, तो इसको अब कितना मान लें हम, तो प्रोडक्ट भी यहाँ पर जो बनेगा उसका भी अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो उसको हम क्या मान लें, P2 मान लें, है ना। ये बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी इसके आपकी वो बनेंगे आपके, तो हम कह सकते हैं कि टाइम T1 में इसका कंसंट्रेशन R1 था, तो प्रोडक्ट जो बना वो P1, एक हाइपोथेटिकली लिख रहे हैं, और फॉर्मूला ऐसे ही बनते हैं इसमें। फिर जब टाइम चेंज हुआ, हमने 10 मिनट बाद देखा तो टाइम T2 हो गया 10 मिनट बाद, तो कंसंट्रेशन R1 से डिक्रीज ही हुआ होगा, पक्का है। कितना हो गया, R2, और ये इंक्रीज ही हुआ होगा, ये कितना हो गया, P2, है ना। अब देखो इसको ग्राफ के टर्म में देखो, ग्राफ के टर्म में देखो, इसे ग्राफ के टर्म में लिख रहा है मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ हो रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। पहले रिएक्टेंट के लिए बना रहे हैं, क्या आपको ये बात समझ में आई है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ लिख रहे हैं हम चेंज इन टाइम, यहाँ पर है चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहाँ पर है चेंज इन टाइम। आपके कंसंट्रेशन का चेंज जो हम देख रहे हैं इस चैप्टर में, वो किस में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं हम कंसंट्रेशन में चेंज, मोलरिटी में देख रहे हैं, मोल पर लीटर में। और जनरली हम जो टाइम ले रहे हैं, जो टाइम में चेंज देख रहे हैं, वो किस में देख रहे हैं, सेकंड में। रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट के लिए ग्राफ ऐसा तो जाएगा नहीं, बढ़ने वाला, कैसा जाएगा, डिक्रीज होने वाला ग्राफ जाएगा। तो हमने कहा जब हमने रिएक्टेंट लिए ना, उसके कुछ समय बाद हमने कहा जो उसका कंसंट्रेशन था वो R1 था। स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्शन चालू की तो उसका कंसंट्रेशन कितना था, R1 था। अब वो घटना चालू होगा ना, क्या होगा, कम होना चालू होगा। तो हमने कहा स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन था आपका, वो था आपका कंसंट्रेशन जो स्टार्टिंग में था, वो कंसंट्रेशन कैसा था, R1। जब कंसंट्रेशन आपका R1 था, उस समय हमारा टाइम क्या था, T1 था। अब थोड़ा हम चले, थोड़ा चले, तो जैसे ही हम टाइम के साथ आगे चले, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कैसा होने लगा, डिक्रीज होने लगा। तो समय के साथ इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगा, समय के साथ, ये मान लो, ये माना हमने। तो अब इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, R2। और जब इसका कंसंट्रेशन R2 हुआ तो उस समय हमारा टाइम क्या हो चुका था, T2 हो चुका था हमारा टाइम, है ना, टाइम हो चुका था T2। मतलब जब हम T1 से T2 में गए तो कंसंट्रेशन में चेंज कितना आ चुका था, R1 से R2 आ चुका था। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जब भी आप कोई भी इक्वेशन लिखोगे यहाँ पर फॉर्मूला का फॉर्म में, तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे जब भी, तो फाइनल माइनस इनिशियल का होगा। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब जब आप कंसंट्रेशन के टर्म में लिखोगे किसी का भी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1, और इसको कैसा लिखेंगे, T2 माइनस T1। इतना डायग्राम बनाओ आराम से, है ना। वो लाइन कब सिरप, हाँ, बाबा रामदेव वाला है हमारे पास। तुम मत बनाओ दीदी, बैठो आराम से, है ना, थोड़ी देर बैठ लो आराम से। आज जाके वो खा लेना, कहा आओ, तो हमारी मम्मी बनाती शक्कर में काली मिर्चें होती, काली मिर्च डाल के सीरा, है ना, वो खा लेना आज दीदी, या कहो बनवा दे मम्मी से, खा लेना आज जाके, है ना। ज़्यादा मत खानी तो जीभ जल जाएगी फिर। हर काली मिर्ची को बना, अच्छा, फिर क्या बताएगी, काली मिर्च होती हो, फिर क्या, लंबी लंबी होती, लौंग नहीं, लौंग तो याद, पीपर कहते हैं क्या उसे, हाँ, उसका नींद पड़ती, काली मिर्च का अच्छा होता है तेज,
कान से बिल्कुल गरम गरम हवा निकलती है खाने के बाद। मिर्ची, हाँ खा, ऐसा नहीं डरावना हमें, मिर्ची नहीं, मिर्ची नहीं। हमें घरेलू उपाय आते हैं भैया, हमें जब भी कुछ, हम इन चीज़ों को रोज़ मतलब हैबिट में डालेंगे अपने। जैसे हमें, हमारी एक हैबिट है, हम थोड़ी थोड़ी देर में पानी ज़रूर पीते हैं, पक्का 100% हमारी हैबिट में डला हुआ है। अबे कहाँ, आप पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या करें हम, जब ऊपर जब भी आप देखना तुरंत पानी पियेंगे हम जाके, हमारी हैबिट है। और थोड़ा बहुत हम हल्का फुल्का सा कुछ 1-2 घंटे में थोड़ा सा ज़रूर खा लेते हैं, हल्का सा। सही कही था, ठीक। देखो फॉर्मूला डिजाइन होना चालू हो गए हैं, तुम्हारी घड़ी को नहीं देखो, अभी 5 मिनट लगेगा, अभी फिर देखना, ठीक है। फॉर्मूला डिजाइन होना चालू हो गए हैं, अब बड़े सतर्कता के साथ चलिएगा। हालांकि चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन कहीं भी ये नहीं कि अटक जाओ, ये ध्यान अटकना नहीं है। फिर से हम समझा रहे हैं, ये रेक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रेक्टेंट का या प्रोडक्ट में, तो R1 रेक्टेंट का अमाउंट R1 खर्च हुआ, तो हमने कह दिया प्रोडक्ट का कितना बना, P1। उस समय टाइम क्या था, T1। कुछ समय बाद टाइम चेंज हो गया, T2 हो गया, तो इसका कंसंट्रेशन भी जो शुरू में R1 था वो R1 थोड़ी रहा, अब वो कितना हो गया, R2। तो प्रोडक्ट कितना बन गया हमारा, P2। एक ग्राफ हमने प्रोडक्ट के लिए नहीं बनाया है, ये सिर्फ रेक्टेंट के लिए बनाया है ना। तो अब हम जब इसका कंसंट्रेशन के लिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। जब हम इसकी अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो ध्यान रखना, पहले एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला काम रेक्टेंट के टर्म में जब भी लिखोगे, फॉर रेक्टेंट, हमने यहाँ हेडिंग डलवाई है, तो कौन सा साइन आएगा, भूलना जाना साइन, नहीं तो पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, माइनस साइन आएगा। कैसे लिखेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म में लिखेंगे। और टाइम भी यहाँ पर कैसा होगा, फाइनल, यहाँ पर डेल्टा का साइन लगा दो, चेंज आपका। और यहाँ टाइम भी कैसा होगा आपका, T2 माइनस T1, चाहे डेल्टा अभी मतलब अब बाहर कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो चेंज हमने सो ही कर दिया। इसको ब्रैकेट में लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, इसको सीधे ही लिख सकते हो आप, हाँ ऐसा वाला ब्रैकेट लगा दो चल जाएगा, T2 माइनस T1। तो एक टाइम इंटरवल में लिख रहे हैं हम, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा। आ रही बात समझ में, ये बात क्लियर हुई कैसे हमने इक्वेशन लिखा है, ठीक है। अब एक पहले इतना लिख लो, फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, इतना नोट करो पहले। ये रेक्टेंट के टर्म में इस प्रकार से इक्वेशन लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक कमाल का लॉजिक बताते हैं आपको, यहाँ पर लिखो, क्या रेट कभी नेगेटिव हो सकती है। पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे, वो तो क्लियर है, रेक्टेंट का क्या होगा, डिक्रीज, और प्रोडक्ट का क्या होगा, इंक्रीज। ये नेगेटिव साइन हमने लगाया, तो ये किसको शो कर रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट्स। अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट्स, और नीचे लिखा था आपका टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम आपका जो था डेल्टा टी, है ना। हमने देखा R1 एक ग्राफ में कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ जब थे स्टार्टिंग में, जब हमने लिया R1 उस समय टाइम T1, कुछ समय बाद कंसंट्रेशन हो गया R2, उस समय टाइम क्या था T2। तो हमें पता करना है डेल्टा R, तो R2 माइनस क्या कर देंगे R1, तो हमें क्या पता चल जाएगा, डेल्टा R पता चल जाएगा हमें यहाँ से, ये हमें पता चल जाएगा डेल्टा R आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। और ये टाइम पता चल जाएगा हमें कितना, डेल्टा T, हमें यहाँ से टाइम पता चल जाएगा। अब हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन है आप लोगों से, किसी रिएक्शन की रेट कभी नेगेटिव हो सकती है या नहीं, कभी भी किसी रिएक्शन की रेट नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखना, कभी भी आप रेट की क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो हमेशा आंसर कैसा आने वाला है, कभी रेट नेगेटिव। कोई चीज़ चल रही है तो वो पीछे कैसे आ जाएगी, कोई चीज़ अगर चल रही है तो रेट तो उसकी आगे ही होगी ना। हाँ
कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का क्या होगा, इंक्रीज। अब इसको मैथमेटिकली फॉर्म से समझ लेते हैं हम। देखिए हम क्या करने वाले हैं, R2 माइनस R1, बताओ इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है, R2 इज स्मॉल वैल्यू, साइन क्या आएगा यहाँ माइनस, क्लियर है आपको, साइन यहाँ क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये वैल्यू क्या है छोटी, ऐसे समझ लो। चलो ए थे 100, ए थे 50, तो करो 50 माइनस 100 माइनस 50, और बाहर क्या रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो रेट कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना, रेट हमेशा आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये अभी हम इसको बाद में जोड़ दे के भी दिखा देंगे। इतना हो गया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस, प्रोडक्ट के टर्म में और लिख लो, 2 मिनट में छोड़ देते हैं, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है ना। लिखो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट या फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट, रहने दो, चलो लाइट डिस्टर्ब कर रही, कल लिखवाते हैं। फॉर प्रोडक्ट, रुक जाओ, हमें पहले अभी नहीं, हाँ उतना नहीं, कैमरा वगैरह गिर सकता है ना, 1 मिनट रुक जाना। चैप्टर में जो हमें डिटरमाइन करना है वो रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करनी है, जिसका सीधा सा मतलब है रिएक्शन की स्पीड, या उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। कल हमने ये बताया था कि किसी भी रिएक्शन की रेट अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो उसका एक ही तरीका है, आपको चेंज इन कंसंट्रेशन बता दे वो, चेंज इन कंसंट्रेशन। लेकिन ये कंसंट्रेशन में चेंज आपका जो भी हो रहा वो कम है या ज़्यादा है, या वो किस रेट से हो रहा है, इसको डिसाइड कौन सा फैक्टर करेगा, टाइम। तो यही होती है किसी रिएक्शन की रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन अ, अगर इंस्टेंट टाइम में होगी तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और टाइम इंटरवल में होगी तो आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ध्यान से सुनते जाइएगा। इसके आगे हम 2 साइन लगाते थे, प्लस एंड माइनस। पहले हम आपको बता दें एक चीज़, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, यहाँ कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आने वाला है अपना, सब आंसर पॉजिटिव आने वाले हैं, फंसना नहीं है। अभी हम बताएंगे कैसे फंसते हो उसमें। आंसर कभी नेगेटिव नहीं आने वाला है हमारा, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। रेट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर रिएक्टेंट के टर्म में देखेंगे हम तो अंदर क्या होने वाला है, R2 माइनस R1, छोटी वैल्यू कौन है आपकी, तो साइन कौन सा आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। और प्रोडक्ट के टर्म में अगर देख लें तो P2 माइनस P1, बाहर भी आपका प्लस है, अंदर भी क्या आने वाला है प्लस, बड़ा कौन होगा, P2 होगा आपका, है ना, तो पॉजिटिव आने वाला है। तो पहले नंबर आज अपने दिमाग में एक बिल्कुल फिक्स कर लो, सॉल्व करने में गलत भी हो जाए, है ना, तो भी आप अगर आपको माइनस और प्लस में फंस रहे हो तो बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है, ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसके कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, रेट हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अभी हम बताएंगे और कैसे, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका 2 था, अगर लार्ज टाइम इंटरवल लग रहा है तो डेल्टा, और स्मॉल टाइम इंटरवल लगेगा तो डी, जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में होगा। जब हम रिएक्टेंट के टर्म में टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं, यूनिट आप टाइम की जो लेना चाहो वो ले सकते हो, है ना, पर आवर डी मत लेना, मिनट ले लो, सेकंड ले लो, ये चल जाएगी आपकी, फिर क्वेश्चन में दे रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और इसकी तो पता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का मतलब ही क्या होता है, मोलर ही होता है ना, मोल पर लीटर मतलब, तो आप मोलर पर लीटर भी लिख सकते हो। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज। हमने मान लिया जब टाइम T1 था तो कंसंट्रेशन कितना था, R1, घट के इतना हो गया टाइम T2 पे, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया आपका R2। कैसे करेंगे हम, R2 माइनस R1, यहाँ लिख लो R2 माइनस R1, साफ साफ दिख रहा है कि R2 वैल्यू क्या है, स्मॉल है ये है, और R1 वैल्यू बड़ी है। तो R2 माइनस R1 करेंगे जब हम, तो हमारा साइन कैसा आएगा, और बाहर कौन सा साइन लगा रखे हो, नेगेटिव, तो ये कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। आवेद आपको इसमें डाउट था, पूछो पहले कहाँ पर दिक्कत है। टाइम आपको कभी भी ये देंगे नहीं कि आप 10:30 पे चले, 10:30 पे चले और 10:45 पे पहुँचे, तो 10:45 से अगर हम 10:30 को माइनस कर देंगे तो हमें 15 मिनट का टाइम मिल जाएगा, तो वो उसी टाइम में हमारी रिएक्शन हुई। लेकिन वो आपको कभी ऐसे टाइम तो कभी कोई क्वेश्चन में देनी, वो तो सीधे वैल्यू देने वाली है, डेल्टा टी की वैल्यू देंगे आपको,
टाइम इनमें फंसाएंगे। टाइम आपको सीधे बोल देंगे 25 मिनट, 10 मिनट, 60 सेकेंड, 80 सेकेंड, ऐसे बोल देंगे। टाइम में कभी वो T2 माइनस T1 वाला नहीं देंगे कि 2 टाइम दे दे, फिर तुमने दे भी दे तो क्या दिक्कत है, 2 डिफरेंस दे देंगे टाइम का, T2 माइनस T1 निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए हम 10:30 से चलना हमने स्टार्ट किया, रिएक्शन ने 10:45 पे हुई, तो हम T2 माइनस T1 कर देंगे, तो हमें 15 मिनट मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं फंसाता है। और पूछो कहाँ दिक्कत है, यहीं दिक्कत थी, हो गया। लास्ट दिखाओ, लास्ट हमने क्या लिखवाया था, लास्ट का दिखाओ, फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन फॉर प्रोडक्ट के पहले एक वर्डिंग लिख लो, ठीक है ना। फॉर प्रोडक्ट के पहले जो हमने आपको लिखवाया था, रेट इक्वल माइनस रिएक्टेंट डेल्ट R2 माइनस N1, R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, और उसका हो जाएगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके जस्ट नीचे लिख लो, स्टार लगा के, हेज लगा के, जो लिखना हो। नेगेटिव साइन with concentration term of reactants, negative sign with concentration term of reactants, negative sign with concentration term of reactants represent decrease in concentration, represent decrease in concentration of reactants, decrease in concentration of reactant, but rate of reaction always positive value, always positive value। हमें बता देना कहीं भी सही में नहीं आए, बार बार हम कह रहे हैं, ठीक है ना। नेगेटिव साइन विद कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स, नेगेटिव साइन से भी एक ही चीज इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज, रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आने वाली है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। हमने बोल दिया ना पूरे चैप्टर में पॉजिटिव, कहीं हो ही नहीं सकती नेगेटिव, ध्यान देखिए। बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं ना, चलिए फॉर प्रोडक्ट ना, डालिए दूसरा पॉइंट, फॉर प्रोडक्ट। अब हम लिख रहे हैं फॉर प्रोडक्ट, ठीक है ना। देखो ध्यान से, फॉर प्रोडक्ट के लिए हमने इक्वेशन लिखवा दिया था R1 R2 करके, R1 R2 P2 माइनस P1 था ना, वो एक ही बार लिखिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उसको। फॉर प्रोडक्ट, जब फॉर प्रोडक्ट के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो बताइए कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अंदर क्या होने वाला है, P2 माइनस P1, है ना। कौन सी वैल्यू बड़ी होने वाली है, क्योंकि पहले R1 से P1 बना था, मान लो ये 10 ग्राम बना, थोड़ी देर समय बाद ये कितना हो जाएगा, अज्यूम कर लो 20 ग्राम, तो बढ़ेगा ना, तो P2 क्या होगा, P1 से बड़ा होगा। इसको करने में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगा होगा, कितना लगा होगा, डेल्टा T, नोट करिए इसको। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, रेट लिख लो, R से भी कर सकते हो, जैसे R लिख लो, R एवरेज भी लिख सकते हो अपना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ROR लिख सकते हो। तो फाइनली चेंज आया है कंसंट्रेशन में, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इस इक्वेशन को लिखने में कहीं कोई डाउट, अंदर वैल्यू पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव ही है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो गई, पॉजिटिव, है ना। माइनस प्लस का समझ में आ गया सबको, हाँ ठीक है। फिर अब इसके लिए हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। देखिए
देखिए इसके लिए हम बनाते हैं ग्राफ। इसके पहले जब हमने रेक्टेंट के लिए ग्राफ बनाया था, देखिए क्या फिनोमिना हो रहा है। जब रेक्टेंट के लिए हमने ग्राफ बनाया था तो रेक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था, तो उसी समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, है ना, इंक्रीज हो रहा था। तो हमने दो अलग अलग ग्राफ बनाए, एक जो रेक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट को। तो यहाँ हम ले लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे ही हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया, अब हम ग्राफ कैसा बनाएंगे, इंक्रीज वाला, क्योंकि रिएक्शन में रेक्टेंस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, डिक्रीज, और प्रोडक्ट का क्या होता है, इंक्रीज होता है। यूनिट मोल पर लीटर पर नहीं, कंसंट्रेशन की सिर्फ मोल पर लीटर, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है, मोल पर लीटर पर टाइम, लेकिन कंसंट्रेशन की सिर्फ क्या होगी, मोल पर लीटर, या आप लिख सकते हो मोलर, जो आपको अच्छा लगे, मोल पर लीटर, ठीक है। और यहाँ हम रख देते हैं टाइम पीरियड, दैट इज डेल्टा टी, हमने टाइम पीरियड रख दिया। अब हम यहाँ ग्राफ बना रहे हैं आपके लिए। देखिए हमने कहा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना। तो ये जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन भी क्या हुआ, इंक्रीज। हमने माना कि कुछ समय बाद कंसंट्रेशन कितना हो गया, ये आपका, हम मान रहे हैं कि कंसंट्रेशन शुरुआत में P1 था, और जब P1 कंसंट्रेशन था तो टाइम क्या था, T1 था। कुछ समय बाद कंसंट्रेशन P1 से बढ़ के कितना हो गया आपका, P2 हो गया। ये कंसंट्रेशन हो गया आपका P2। जब कंसंट्रेशन P2 हुआ उस समय तक टाइम भी चेंज हो चुका था, टाइम कितना हो गया था आपका, T2, है ना। तो देखिए अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो P2 ग्रेटर देन है P1, तो साइन कैसे आने वाला है, पॉजिटिव। एक टाइम इंटरवल नोट कर लीजिए। टाइम की जो यूनिट आपको रखनी हो, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जिसमें पूछेगा उसी में, सेकंड में रख लो, मिनट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आयुष हम लेक्चर अपलोड कर देंगे अभी, तो ये दोनों लेक्चर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये तो चैप्टर निकल जाएगा, और जहाँ समझ में नहीं आए बता देना, ठीक। देखो एक बार दोनों ग्राफ फिर से एक्सप्लेन कर दें। जब रेक्टेंट के टर्म में जा रहे थे हम, तो ऐसा ग्राफ था। तो पहले कंसंट्रेशन कितना था, R1, कुछ समय बाद कितना हो गया, R2, ये रेक्टेंट के टर्म में, है ना। ऐसे फिर आप लोग रटने लगते हो ना कि अरे इसमें P1 नीचे है, इसमें R1 ऊपर है। अरे देखो ना, रेक्टेंट हम यहाँ से ले रहे हैं, तो रेक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले R1 था, कुछ समय बाद कितना हो गया, R2। जब R1 था तो T1, जब R2 था तो ये T2, ये रेक्टेंट के टर्म में बना लिया। और प्रोडक्ट के टर्म में हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन कितना है, P1, कुछ समय बाद कितना हो गया, P2 हो गया आपका। तो P1 P2 ग्रेटर देन है P1 से। समझ में आ रहा है ना कैसा चल रहा है। जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये P1, यहाँ P2, जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नीचे तो पहले R1 फिर R2। क्लियर हो रही है बातें। चलिए अब एक हमें इसमें लाइन लिखनी है और फिर हम आपको समझाते हैं। देखो क्या होता है ना, अभी हमने जो दोनों ग्राफ बनाए, बिल्कुल समझ लो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी है। अभी हमने ये बनाया था डिक्रीज टर्म में और वो इंक्रीज टर्म में। ये हम इसमें क्या ले रहे हैं, 2 टाइम इंटरवल ले रहे हैं, मतलब एवरेज निकाल रहे हैं। लेकिन अगर इसी में हम किसी फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालने लगेंगे तो वो हमारी कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस। अभी हम क्या ले रहे हैं, 2 टाइम पीरियड का इंटरवल ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक गई तो उसकी एवरेज बताओ आप। लेकिन जब हम बिल्कुल पर्टिकुलर उसी पॉइंट की क्लिक करेंगे कि उसने रिएक्शन स्टार्ट हुई और हमने कहा इसी समय कितना टाइम लगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हमें सब इतना होता है कि टाइम इंटरवल की जगह हम क्या लेते हैं, इंस्टेंट टाइम लेते हैं। इसी प्रकार कंसंट्रेशन डिक्रीज भी हो रहा है तो हम टाइम इंटरवल की जगह क्या लेंगे, कहीं एक ऐसा पॉइंट लेंगे जहाँ पर कंसंट्रेशन किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा था उसको हम लेंगे। तो अगर आप पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करते हो तो वो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी, है ना। लिखिए उसमें नीचे पॉजिटिव साइन
पॉजिटिव साइन positive sign with concentration term with concentration term of product represent increase in concentration of products. Represent positive sign with concentration term of product positive sign with concentration term of product represent इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इसमें हमें ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें तो पहले से ही क्या आ रही थी, पॉजिटिव ही आ रही थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ और पॉइंट लिखना है आपको, लिखिए। इन उसी के नीचे लिखिए, इन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये ऊपर वाली हमने एवरेज ही लिखी है। इन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें डेल्टा आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज तो रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज की लार्ज चेंज। डेल्टा इक्वल लिख लो, डेल्टा रिप्रेजेंट लिख लो, चलो डेल्टा रिप्रेजेंट लार्ज चेंज एंड डेल्टा टी represent a large time interval, in average rate of reaction delta represent large change and delta t represent लार्ज टाइम इंटरवल। पढ़ लो इस एवरेज को, इंस्टेंटेनियस करा रहे हैं हम। फर्स्ट कहीं कोई डाउट हो कुछ भी पूछो। कहीं भी कोई भी डाउट हो पूछ लो, क्योंकि कॉपी पेस्ट है इंस्टेंटेनियस, सिर्फ साइन अलग हो जाएगा, डी आ जाएगा। instantaneous rate of reaction, the change in concentration of reactants or products in a particular time interval called average rate of reaction कहलाती है हमारी। in case of reactants the concentration of reactant decreases, तो हमने क्या लिखा हुआ है, decrease in concentration of reactants, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइम इंटरवल। और प्रोडक्ट के केस में लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एक काम करो, एक फॉर्मूला और लिख लेते थोड़ा सा वहाँ पर, जहाँ हमने लिखा फॉर प्रोडक्ट, है ना, जहाँ हमने लिखा है फॉर प्रोडक्ट, वहाँ एक चीज़ और लिख लो, है ना। फॉर प्रोडक्ट के लिए ROR किसके इक्वल होगी, इंक्रीज, है ना, इसको लिख लो, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको लिख लो थोड़ी सी जगह में, प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, और नीचे रख दो आप टाइम इंटरवल।
फॉर प्रोडक्ट के बाद ही लिखना, आगे नहीं लिखना, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। जहाँ फॉर प्रोडक्ट लिखवाया ना उसी के जस्ट नीचे लिखो थोड़ी सी जगह पे, एक आध लाइन तो होगी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और नीचे लिख लो टाइम इंटरवल या डेल्टा टी लगा लो। यहाँ लिख लो, कहाँ पर, यहाँ लिख लो इसके आगे। यहाँ नहीं बेटा, यहाँ लिखो इसके पास, यहाँ पर फॉर प्रोडक्ट के जस्ट आगे, फॉर प्रोडक्ट उसके जस्ट आगे डैश लगाओ तो डैश लगा के उसी के आगे लिख लो ROR इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइन में लिखो टाइम इंटरवल, बट्टे में अपॉन में लिखो टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल लिख लो या डेल्टा टी लिख लो, एक ही बात है। अब हम चलने वाले इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे। अगर हम आपसे ये कह दें कि पूरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख दो, कॉपी पेस्ट कर, ग्राफ नहीं लिख सकते, इंस्टेंटेनियसली ग्राफ लगाएंगे। पूरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख दो, जैसी अभी आपने लिखी है, डेल्टा की जगह कौन से साइन यूज कर लो, सिर्फ डी साइन यूज कर लो आप, है ना। और आप लिख दोगे कि डी किसको रिप्रेजेंट करती है, स्मॉल चेंज को, और डी टी किसको रिप्रेजेंट करेंगी, स्मॉल टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगी। तो पूरी वो रिएक्शन जो आपकी एवरेज है वो कैसी चली जाएगी, इंस्टेंटेनियस। ये तो हो गई रटने वाली बात, अब समझने वाली बात कर रहे हैं। ऐसे हमने बताया था कि आप पर्टिकुलर डिफरेंट टाइम्स में जो स्पीड थी उस सभी स्पीड को ऐड कर दो और टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर दो, तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, उसका एवरेज। लेकिन हमने कहा आप डिफरेंट टाइम्स में हर एक टाइम की अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे हर एक टाइम की, तो वो कौन सी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक का मतलब होता है तुरंत, मतलब तुरंत की रिएक्शन। ये नहीं कि आप यहाँ से सतना तक गए और आपने सीधी एक रेट बता दी एवरेज निकाल के कि भैया 50 किलोमीटर, लेकिन आप एक ये कांस्टेंट स्पीड तो रही नहीं होगी, स्लो भी हुई होगी, फास्ट भी होगी। लेकिन आप अब जब आप घर से निकले तो आपने इस स्पीड से निकले, फिर उस समय 2 सेकंड लगे उतना करने में, फिर गए तो वो 1 सेकंड लगा, कहीं और 4 सेकंड लगा। तो जब आप हर एक पॉइंट की, हर एक इंस्टेंट ऑफ पॉइंट की रिएक्शन बताने लगते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। इसको बड़े में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, उसके उसी मैच का एवरेज देखो उसी का, तो वो उसका इंस्टेंट हो गया, है ना, बड़े में बता रहे हैं। और पूरे सभी मैच का देखो तो उसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के देखना है। लिखिए इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, द change in concentration, the change in concentration, the change in concentration, any one of the reactants, any one of the reactants or products, any one of the reactants or product in a particular instant, तुरंत, इन इंस्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ वर्ड आएगा इंस्टेंट, इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम is called instantaneous, is called instantaneous rate of reaction, is called instantaneous rate of reaction. The change in concentration any one of the reactants or products in a particular instant of time is called instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of, लिख गया संध्या, कहाँ पर हो गया, is called instantaneous rate of reaction, is called instantaneous rate of reaction। तो लिखिए, इसके लिए हम रेट लिखेंगे, रेट, या आप चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर इंस्टेंट, ठीक है।
जैसे आपको अच्छा लगे। प्लस माइनस के साथ ऊपर क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और नीचे क्या आएगा, इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम नोट करिए। अब ये चेंज रिएक्टेंस के टर्म में कैसा होगा, डिक्रीज, और प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसा होगा, इंक्रीज होगा ना। तो प्लस माइनस जो भी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, अब देखो यहाँ पर हम साइन कौन सा यूज कर रहे हैं, डी टी, है ना, डी सी अपॉन डी टी। सी समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन लिखा हुआ है ना। प्लस माइनस ये जब रिएक्टेंट के साथ लिखेंगे तो माइनस साइन यूज करेंगे, और प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे तो प्लस, है ना, ध्यान रखिएगा। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज आया है एक पर्टिकुलर टाइम में हमें बताते जाएंगे, तो हम कौन सी रिएक्शन बता देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और टाइम इंटरवल में बताएंगे हमें, तो हम कौन सी बता देंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट सेकंड डालिए, इसी में है फॉर रिएक्टेंट्स, फॉर रिएक्टेंट्स, फॉर रिएक्टेंट्स, फॉर रिएक्टेंट्स। पहले ग्राफ समझो फिर लिखेंगे, फॉर रिएक्टेंट्स। यहाँ पर आपका टाइम कैसा ले, इंस्टेंट, दैट इज डी टी, है ना, डी टी लेंगे। अब हमें दो टाइम इंटरवल नहीं लेंगे, हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम लेंगे, और यहाँ पर क्या रख दें हम, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रख दें, यूनिट मोल पर लीटर या फिर मोलर, आप जो रखना चाहे ना। इंस्टेंट टाइम जिस यूनिट में आपको लेना हो आप उसमें ले सकते हो, सेकंड में, मिनट में, जो भी आपको यूनिट पसंद हो आप उसमें ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में हमें दी रहती है। तो अब हम इसका कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं इंस्टेंट टाइम पे। तो ये हमने बनाया ग्राफ। अब यहाँ ध्यान से देखो, थोड़ा हमें इसमें नेगेटिव स्लोप बनाना पड़ेगा हमें, इसलिए थोड़े ग्राफ को और थोड़ा दूर से बनाते हैं ना, इसमें स्लोप बनाते बन जाए हमसे। यहाँ पर अब देखो ध्यान से, अभी इस ग्राफ से हमें पता नहीं चल रहा कि एवरेज का है कि इंस्टेंटेनियस का है। अगर हम कह दें कि स्टार्टिंग में था कंसंट्रेशन R1 और फिर हो गया R2, और इसके बीच में जो टाइम इंटरवल था T1 और यहाँ पर T2, जब हम टाइम इंटरवल में निकालना चालू कर देंगे तो वो कहलाएगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अब हमें हर टाइम पे नहीं निकालनी है, हर एक टाइम की निकालनी है, हर एक टाइम की, हर क्षण की निकालनी है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम इस पॉइंट की निकाल रहे हैं, हम इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम कंसंट्रेशन मान लेंगे कि इसका कितना है। अभी हमें स्लोप भी बनाना पड़ेगा, देखिए तो हम यहाँ स्लोप बना ही दें। आपका स्लोप कैसा जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, डिक्रीज हो रहा है तो कैसा जाएगा आपका, नेगेटिव ही जाएगा स्लोप, ध्यान रखिए। इसको टच करते हुए जाना चाहिए आपका स्लोप। अच्छा, यहाँ पर जो इंस्टेंट कंसंट्रेशन है, यहाँ से जो घट रहा है, इस कंसंट्रेशन को हम क्या मानेंगे, डी आर ही मानेंगे। आ रही बात समझ में, यहाँ कंसंट्रेशन आर है, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन में कैसा चेंज है, स्मॉल चेंज है, ये डी आर। उस समय समय कितना लगा हुआ है, डी टी ही मान के चलेंगे, उस समय जो समय लगा है वो क्या लगा हुआ है, डी टी। तो इसकी डेफिनीशन में पूछ लिया जाता है आपके, ये हो सकता है कि 4-5 सेंटेंस आपको दे दें, पूछ ले कौन सही है कौन गलत है। तो जब हमसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए नेगेटिव जाएगी, आ रही बात समझ में। तो अब इसके लिए अगर हम आर ओ आर लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तो इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं अगर आर ओ आर, तो उसका आंसर क्या होगा वो आपको देखना है ना, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आंसर होगा हमारा, डिक्रीज हो रहा है माइनस, कैसा चेंज है, स्मॉल चेंज है, तो डी आर। किस टाइम में है,
इंस्टेंट टाइम है, और इसका स्लोप कैसा आ रहा है, तो ये होता है इसका आंसर कि नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। जी, यहाँ से आपका निकल के आता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंस के लिए जब आप लिखोगे तो उसका आंसर होगा माइनस डी आर अपॉन डी टी, और किसके इक्वल होता है, नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा के नेगेटिव स्लोप के इक्वल होता है। ग्राफ को साइड में बनाओ, बताते हैं। और ध्यान रखना, फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम लेना है आपको, इंस्टेंट टाइम, और उस इंस्टेंट टाइम पे जब कंसंट्रेशन निकालोगे आप डी आर अपॉन डी टी, जो नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। साइड में ग्राफ बनाओ पहले। पूरे स्लोप से हमें कोई मतलब नहीं है, स्पर्श रेखा से मतलब है हमें, नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, इसका सिर्फ नेगेटिव स्लोप देखना है हमें, जहाँ पर ये टच कर रहा है, और ये वैल्यू आपको दी जाती है। तो ये लिखना है आपको कि आर इंस्टेंट के लिए जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होती है नेगेटिव स्लोप ऑफ, ये जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में, वो स्पर्श रेखा के जहाँ टच कर रहा है वो नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल आता है, और ये प्रैक्टिकल से निकाला जाता है। ध्यान भी नहीं आया संजय? अच्छा, एवरेज में और इसमें फ़र्क कर पा रहे हो क्या है जानवी? वो टाइम इंटरवल पे है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉर रिएक्टेंट्स हम लिखने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तरीका बिल्कुल वही है। आर इंस्टेंट भी आप लिख सकते हो उसको, आर इंस्टेंट। तो रिएक्टेंट के लिए आएगा माइनस साइन और होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन concentration of reactants, decrease in 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 concentration of reactants। और यहाँ लोगोगे आप इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट टाइम। तो कैसे रिप्रेजेंट करें इसको, आर ओ आर माइनस स्मॉल चेंज डी आर अपॉन डी टी, है ना, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, नोट करिए इसको। अब इसके लिए हम R2 माइनस R1 नहीं लिखेंगे, आ रही ना बात समझ में, जैसा कि एवरेज के लिए लिखते थे ना, वो नहीं लिखेंगे इसमें हम कि R2, दो टाइम इंटरवल थोड़ी लिए हमने, ना ही दो कंसंट्रेशन लिया है, ये ध्यान रखिएगा। ये सीधे इंस्टेंट टाइम का होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंस्टेंट टाइम। नेगेटिव साइन लगा लेना। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, क्योंकि अंदर कौन सा साइन आने वाला है, माइनस, डिक्रीज जा रहा है तो कौन सा साइन, माइन, और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। ऐसे समझ में आ गया अच्छे से कि उसमें हम टाइम इंटरवल लेते थे और इसमें इंस्टेंट टाइम। इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे हम कि R2 माइनस R1 नहीं लिखेंगे ना, T2 माइनस
T1 एक इंस्टेंट टाइम रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ये लिखा हुआ है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये आपका ग्राफ हो गया। फिर लिखिए, अगर ये लिख गया हो तो फॉर प्रोडक्ट्स, फॉर प्रोडक्ट्स। अच्छा, अगर आप लोगों से बन जाए तो फॉर प्रोडक्ट्स के लिए ये हमें इतना लिख के दिखाओ जब तक हम प्रोडक्ट का ग्राफ बनाते हैं, और बन जाए तो ही लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट। चलो देखो, पहले ग्राफ देख लो, बाद में लिख लेना, है ना। तो प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन कैसा शो करेंगे हम, इंक्रीज होते हुए, है ना। तो ये हमने प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन आपका शो किया इंक्रीज होते हुए, ये यहाँ पर। अगर हम 2 टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेते तो वो हो जाती है हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन हम यहाँ पर कैसा लेने वाले हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का। तो कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आप चुन सकते हो। तो मान लीजिए वो इंस्टेंट ऑफ टाइम हमने ये वाला लिया आपका, अब ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप कैसा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, नोट करिए। नीलम नहीं आया समझ में, आ गया, बहुत अच्छी बात। तुम्हें आती थी, आ गया। पूरा लिख रखा है आपके सामने, आप देख सकते हो। इसके लिए जो आर यहाँ प्रोडक्ट लिख दिया है, यहाँ टाइम वही है आपका, और यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ जानी, क्या नहीं दिख रहा, पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉजिटिव आया ना, ये देखो, है ना, ये समझ में आ रहा है पॉजिटिव स्लोप, ठीक है ना। प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या रहा, इंक्रीज। dt क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल है और स्लोप पॉजिटिव जा रहा, तो पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ना। तो ये जिसने लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो बाकी लोग हमारे साथ लिखो। फॉर प्रोडक्ट्स रेट ऑफ इंस्टेंट रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट के टर्म में कैसी होगी, इंक्रीज, और रिएक्टेंट के टर्म में कैसी थी, डिक्रीज। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब वो अपॉन रहेगा आपका इंस्टेंट टाइम, पॉजिटिव साइन लगा लेना इसके साथ, ठीक है। तो इसके लिए जब हम ROR लिखेंगे तो ये आएगी आपकी पॉजिटिव dp/dt। अब आपके एग्ज़ाम में अगर आएंगी तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों आएंगी, और इतना आप लिखाओगे बेहतरीन ग्राफ के साथ तो आपके बढ़िया मार्क्स तैयार हो जाएंगे। ग्राफ जरूर बना देना, इनसे बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका ग्राफ से, है ना। ये लिख गया सबका, हाँ चलिए बहुत अच्छा है।
चलिए फिर इसके आगे लिखिए, फॉर इंस्टेंटेनियस rate of reaction for instantaneous rate of reaction time interval is very small, ब्रैकेट में लिख लीजिए इंस्टेंट, मतलब वो इतना छोटा टाइम इंटरवल होगा कि उसको आप डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे, सीधे इंस्टेंट निकालोगे। फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, इंस्टेंट। देखो हमने कहा रिएक्शन हुई और उसी समय का टाइम, अब एक टाइम में इंटरवल तो पक्का आया होगा, चाहे वो माइक्रो सेकेंड में हो चाहे वो पिको सेकेंड में हो। हमने कहा रिएक्शन हुई उसी समय का हमने टाइम निकाला, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाइम वहाँ भी रिएक्शन हुई तब भी सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का एक इंटरवल आया होगा, तो उस टाइम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस समय जितना टाइम लगा टोटल टाइम ले लेते हैं, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट टाइम, है ना। फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल, लिखिए इंस्टेंट, इट इज रिप्रेजेंट by dt। तो देखो होने क्या जा रहा है, जो डेल्टा है हमारा, जो किसको शो करता है, लार्ज चेंज को शो करता है, वो किस में जाने वाला है, डी में जाने वाला है, जो इसको किसको शो करेगा, स्मॉल चेंज को या फिर इंस्टेंट को शो करेगा, स्मॉल चेंज को शो करेगा। इट इज रिप्रेजेंट बाई डी टी, डेल्टा लार्ज चेंज, डी स्मॉल चेंज। तो हमारा डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के, और ये टाइम इतना इंस्टेंट होगा, इतना ज़्यादा इंस्टेंट होगा, 10⁻16 तो 10⁻14 सेकेंड, इतना ज़्यादा होगा। फास्ट रिएक्शन देखिए आप लोगों ने, ये उसका टाइम है, इंस्टेंट, बहुत स्पीड से हो जाती हैं, पता भी नहीं चलेगा। अब ये आप देख रहे हो सेकंड से भी कितना कम जा रहा है, तो इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि ये जो टाइम जा रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना जा रहा है आपका, ना के बराबर 0। तो इसके लिए डेल्टा टी किस में चला जाएगा, डी टी, और डी टी की वैल्यू लगभग किसके बराबर होगी, आपके 0 के बराबर। नोट करिए, नोट कर लीजिए। ये फर्क था आपका एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। क्लियर है, डालिए हेडिंग, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एवरेज, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अब लिख गया, ये लिख गया था, और उस साइड का लिख गया सबका पूर्वी, लिखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन।
unit of rate of reaction, unit of rate of reaction, unit of rate of reaction for average, for average, for average and for average and instantaneous reaction, for average and instantaneous reaction, for average and instantaneous reaction, instantaneous reaction। हमने आपको बताया था चाहे कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ऊपर आप क्या रख रहे हो, कंसंट्रेशन, और नीचे आप क्या रख रहे हो, टाइम में चेंज, चाहे वो लार्ज हो चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो लार्ज टाइम इंटरवल हो चाहे स्मॉल। तो ऊपर तो हम कंसंट्रेशन ही रख रहे हैं और नीचे क्या रख रहे हैं, टाइम। तो ऊपर आएगी कंसंट्रेशन की यूनिट और नीचे किसकी आएगी, टाइम की। और कंसंट्रेशन यहाँ हम क्या मान रहे हैं, मोलरिटी, तो मोल पर लीटर पर टाइम, चाहे आपकी एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, दोनों की क्या आएगी, मोल पर लीटर पर टाइम पर सेकेंड पर मिनट। और अगर गैसियस रिएक्शन होगी तो एटीएम टाइम इनवर्स और वार टाइम इनवर्स। तो लिख लीजिए यूनिट इनकी, यूनिट हो जाएंगी आपकी, यूनिट हो जाएगी आपकी मोल पर लीटर पर टाइम। क्लियर है, क्लियर है, मोल पर लीटर पर टाइम, जैसे को हम क्या बोल दें, मोलर टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर का मतलब ही क्या होता है, मोलर, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल, और इसकी क्या हो गई, पर लीटर। तो जब हम ऊपर कंसंट्रेशन रखते हैं उसकी जगह पे यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर, और नीचे से किसकी आ जाएगी, टाइम की। और इसी मोल पर लीटर को तो बोलते हैं मोलर, इसी को क्या बोलते हैं, और मोल पर केजी को बोलते हैं मोलल, है ना। और ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर हो रही बात आपको, तो नोट करिए इसको। और अगर हम गैसियस रिएक्शन के लिए बात कर लें, फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन इट इज एटीएम टाइम इनवर्स, और यहाँ पर आप लिख सकते हो वार टाइम इनवर्स। अब आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना है बातें यहाँ पर, है ना, जो आगे चल रहे हैं। ये आपका एवरेज का इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का डेफिनीशन थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो गया। अब आपको बातें समझनी है हमारी ध्यान से, है ना, जो हम बता रहे हैं। है ना, एक दो न्यूमेरिकल हम कराएंगे एवरेज के अभी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके जितने भी न्यूमेरिकल होने वाले हैं वो इंस्टेंटेनियस के होने वाले हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि आपका एवरेज का रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं आने वाला है, हर जगह किसके आने वाला है, इंस्टेंटेनियस। मतलब हम किसका यूज करेंगे, डी का यूज करेंगे, स्मॉल चेंज का यूज करेंगे हम। हालांकि एक दो न्यूमेरिकल अभी हमें कराने हैं आपके जो सीबीएसई बोर्ड में आए हैं, बहुत सिंपल हैं, वो एवरेज के हम कराते हैं। लेकिन उसके बाद आपको एवरेज पूरे चैप्टर में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्या